सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया महीना। अगस्त महीना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, नाम है प्रीति सूदन। तो अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रही प्रीति सूदन को अभी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और वे किनका स्थान लेंगी? डॉक्टर मनोज सोनी का, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और प्रीति सूदन से एक पॉइंट याद रखना, या यूं कहूं कि ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपीएससी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। तो फिर आप कहोगे पहली महिला कौन थी और कब बनी थी? तो उनका नाम RM बाथ्यू था। 1992 से लेकर 1996 तक वो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रही थी और अब दूसरी महिला बन गई है प्रीति सूदन, इनका नाम है। तो हो गया ना प्रश्न इंपॉर्टेंट। देखो यूपीएससी में जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल याद रखना, या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष उनकी आयु, जो भी पहले हो। तो संघ लोक सेवा आयोग ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो कि 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 378 क्लॉज 1 के तहत अस्तित्व में आया था। और बात करें इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे थे, तो उनका नाम था RN बनर्जी। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, और अभी प्रीति सूदन ने किनको रिप्लेस किया है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अच्छा, प्रीति से एक और प्रीति अभी न्यूज में थी, प्रीति रजक, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, ये भी नाम ध्यान में रखना। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार हैं ये, और अभी घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और सिंधु गणपति की बात करें तो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE बनी थी ये। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में थे। 2024 में हमने पढ़े ये सारे नाम, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो आंसर होगा साधना सक्सेना। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल हैं ये साधना सक्सेना, और इनको आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वे इस पद पर आने वाली पहली महिला भी हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल साधना सक्सेना बन गई है। बाकी ऑप्शन में देखो, आलिया नीलम पाकिस्तान में अभी किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, और किस हाई कोर्ट में? लाहौर हाई कोर्ट। बिल्किस मीर की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी थी ये। और सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी थी ये। तो इनका नाम भी याद रखना, साधना सक्सेना नायर इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने AI चैटबॉट जिसका नाम है सेवा, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेबी। तो अभी सेबी ने निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए चैटबॉट नाम है जिसका सेवा, इसको लॉन्च किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट है। तो अगर आपको शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रश्न अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये AI चैटबॉट है जिसका नाम सेवा है। सेवा की फुल फॉर्म होती है सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी सेबी ने ही स्कोर्स नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था शिकायत निवारण के लिए, और स्कोर्स का फुल फॉर्म होता है सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं ना, वो सारे एक साथ रिवाइज कराऊंगा। वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रश्न आए तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो कई बार रिवाइज करा चुका हूं, तो बहुत टाइम हो गया, तो प्रश्न आप लोग भी भूल चुके होंगे। अभी हम रिवीजन करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी वापस से। लेकिन उससे पहले हम सेबी की बात कर लेते हैं। तो देखो, सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। अच्छा, 1992 में क्या हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। याद रखना, अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच हैं।
और सारथी मोबाइल एप्लीकेशन भी अगर पूछे ना किसने लॉन्च किया था निवेशकों के लिए, वो सेबी ने ही किया था। और अभी 2024 की ही बात है, द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार भी दिया था सेबी को ही। अब एआई से संबंधित हम प्रश्न देखने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या था? इंद्रजाल था। और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल ये तिरुवनंतपुरम में लाया गया, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा, जिसे पहले आप फेसबुक कहते हो, और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया था, नाम लामा 2 है। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया था? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, उसमें भारत 5वें स्थान पर था, टॉप पे अमेरिका था। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। ओपन GPT लॉन्च किया था, ये एक एआई चैटबॉट ही है, सबसे पहले इन्होंने किया था। GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। फिर इसके बाद रशिया के साइबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था, बाद में इसका नाम बदल के जेमिनी AI कर दिया था। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन कहे जाते हैं। और आपको याद है एआई सुरक्षा पर जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ये 2023 नवंबर में हुआ था यूके ब्लेचले में। लेकिन अभी दूसरा भी हो चुका है 2024 में। कहाँ पे? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में, ये भी याद रखना। और किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? तो भाषणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, जिसका नाम सुवास है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम कृत्रिम है। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में CEO बनी थी, उसका नाम मिका है। अब आप बताएंगे उस कंपनी का नाम क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं तो आपको हर बार बताता ही हूँ। तो अभी बताओ उस कंपनी का नाम क्या है जहाँ पे एक रोबोट को CEO बनाया गया? रोबोट का नाम मैंने आपको बता दिया, मिका है। फिर पूछ रहे हैं किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था? अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, कहाँ पे लॉन्च हुआ? बेंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये बुक है जिसको लिखा था विजय खरे और अमित सिन्हा ने। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है। रिलायंस, इसने हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, इसे किस कंपनी ने बनाया? कॉग्निशन कंपनी, अमेरिकी कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ये साथ में मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहे हैं। और एक और बुक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इसको मधुमिता मुर्गिया ने लिखा। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। एआई में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त करने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम को लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म इरा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया? तो सारा। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये देविका है। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता, इसको लॉन्च किया था यूक्रेन ने और नाम रखा था विक्टोरिया शी। और जंगल की आग का पता लगाने के लिए अभी पहला उन्नत एआई सिस्टम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ बताओ? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व में, और इसका नाम पेंटोरा रखा है। चलो आप बताओ पेंच टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में आता है? बाकी एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है एलिवेट, इसको लॉन्च किया अभी आज ने। और दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? केंजा लेइली बनी थी, पढ़ा था हमने ये प्रश्न। तो एआई से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में टुकड़ों में पढ़े, वो मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिए, तो ध्यान रखना। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, मतलब एआई से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो इस लिस्ट में से आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने।
तो अभी भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ये ई सेहत का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, शॉर्ट में बोलेंगे तो ई सेहत, तो इस नाम से एक सुविधा शुरू की है। तो नाम से ही क्लियर है इसमें क्या होगा, घर पर ही आपको चिकित्सा परामर्श मिल सकेगा, मतलब टेलीफोन पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाओगे, मेडिकल संबंधी सलाह ले पाओगे। अच्छा, भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं हम? 15 जनवरी को मनाते हैं। आपको बताए इसी साल हमने पढ़ा था भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया था। बताओ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, आतंकियों के खात्मे के लिए। अच्छा, मैं पूछूं सर्वत्र क्या है? भारतीय सेना का मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, नए बने थे, याद रखना। उसी तरह से नेवल चीफ नए बने, उनका नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, जिसमें से ये 2 नए हैं, आर्मी चीफ और नेवल चीफ, दोनों के नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है? तो आंसर होगा इन तीनों को, बिल डेस्क, एडियन और अमेजन पे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब भारत के बाहर भी आप पेमेंट कर सकते हो। और ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, इस लाइसेंस को पाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? कैश फ्री, बंगलुरु की कंपनी थी। और अभी 3 और कंपनियों को ये लाइसेंस मिल गया है, वो हैं बिल डेस्क, एडियन और अमेजन पे। तो इन तीनों के नाम ध्यान रखना। आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है या किस आयोग की सिफारिश पे? हिल्टन यंग आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आप देखोगे ये आरबीआई का लोगो है, इसमें एक पाम ट्री है, ताड़ का पेड़, और आगे एक बंगाल टाइगर मिलेगा आपको। तो आरबीआई से ये स्टैटिक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा दूसरा। तो एक्चुअली में अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, इसे आप एक उदाहरण से समझो। जैसे कि मान लो आपने एक बॉल पेन बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है, मतलब आप फैक्ट्री से पेन बना करके बेच रहे हो, भारत के निवासी हो, भारत में फैक्ट्री लगाई और भारत में बेच रहे हो। आप मान लेते हैं 5 रुपए का एक पेन बेचते हो। और हमारा पड़ोसी देश है चाइना, और वो क्या कर रहा है, वो अपने यहाँ पे सस्ते लो क्वालिटी के उसी तरह के पेन बना करके भारत में बेच रहा है, और वो बेच रहा है 3 रुपए में। तो उससे क्या होगा, हम सभी भारतीय कौन सा पेन खरीदेंगे? आपका 5 रुपए का खरीदेंगे या वो 3 रुपए वाला खरीदेंगे? आपको पता है हमें से ज्यादातर लोग सस्ता पेन खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका उद्योग ठप हो जाएगा। अब चीन ने अगर सोच लिया कि उसको भारतीय उद्योगों को ठप करना है, तो चाहे उसे कम प्रॉफिट हो रहा हो या फिर वो नो लॉस नो प्रॉफिट में जा रहा हो, वो अपनी सस्ती चीजों को यहाँ पे सस्ते दामों पे डंप करता जाएगा, मतलब भर भर के भेजता जाएगा, कचरा यहाँ पे भेजता जाएगा, और उससे हमारे उद्योग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम उसके सस्ते लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। भले ही हम पीछे से चाइना को बुरा भला कहेंगे, लेकिन खरीदेंगे चाइनीज आइटम ही। ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब लोग अवेयर हो रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है वो थोड़ा समझ रही है, जान रही है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम टोटल देखें तो 100 में से 30 लोग भले ही ना खरीदे, लेकिन 70 लोग अभी भी खरीदेंगे और खरीद रहे हैं। तो फिर इस तरह की अगर चीज़ें होती है तो फिर सरकार देखती है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनका इंटेंशन सही नहीं है, जिस तरह से चाइना वो इस तरह के लो क्वालिटी के सस्ते दामों के प्रोडक्ट्स को भारत में डंप कर रहा है, अपने पड़ोसी देश को ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहता, तो फिर हमारी सरकार क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे वो अलग से टैक्स लगा देती है, जिससे वो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। फिर अगर वो महंगे बिकेंगे तो फिर हमारी पब्लिक उनको नहीं खरीदेगी। तो इसी कारण से उन पे टैक्स लगा दिया जाता है, और उसी टैक्स को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। यहाँ पे बात हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्थापना होती है इसकी 1995 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 164। सबसे नवीनतम 164 नंबर का बना था अफगानिस्तान। और पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है?
डॉक्टर नागोजी ओंगाजाईवेला, ये नाइजीरिया देश की हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिक भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस से। तो अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में हार के बाद इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे भारत में किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वे कर्नाटक से हैं। इनका संबंध टेनिस से है। और आपको याद होगा इसी साल हमने पढ़ा था, जो इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेंस डबल का टाइटल उन्होंने जीता था और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले वो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने थे। वैसे इससे पहले वो 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल का टाइटल भी जीत चुके हैं। और पिछले साल जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, वहाँ पे ऋतुजा भोसले के साथ मिक्स्ड डबल में उन्होंने गोल्ड जीता था। 2019 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 2024 में पद्मश्री अभी इनको मिला। वैसे टेनिस की बात है तो अभी तक 3 टेनिस ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, उसमें मेन सिंगल का जीता है खिताब किसने? जेनिक सिनर ने, वो इटली से हैं। वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस से हैं। और हमने देखा मेंस डबल का टाइटल वो एक भारतीय ने जीता, वो यही है रोहन बोपन्ना, और इनके साथी का नाम है मैथ्यू एबडेन, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। अभी विंबलडन ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल बारबोरा क्राजिकोवा ने जीता, वो चेक रिपब्लिक से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। बाकी और भी पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ टेनिस से, ये सारे 2024 के ही पॉइंट्स हैं। जैसे कि इटालियन ओपन 2024, इसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, पोलैंड से हैं। मेन सिंगल अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता, वो जर्मनी से हैं। अभी मैड्रिड ओपन 2024 हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने, पोलैंड से हैं। और मेन सिंगल एंड्रयू रुब्लेव ने जीता, वो रशिया से हैं। मियामी ओपन 2024, इसमें मेंस डबल का टाइटल रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने जीता। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मैच जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल हैं। और अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 की बात करें तो इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया था नोवाक जोकोविच को, वो सर्बिया के हैं। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एटना बोनमाटी को चुना गया था, वो स्पेन की फुटबॉल प्लेयर हैं। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर मैं आपसे पूछूं कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस यानी कि विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और याद रखना वहीं पे अभी टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया भी लॉन्च किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था इंजीनियर्स को सशक्त बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स सम्मेलन में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक तो हमने पढ़ा था अभी एआई सुरक्षा पर, अभी दूसरा सम्मेलन हुआ 2024 में साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस थे। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की है भारत ने पहली बार 2024 में। अभी ये 46 नंबर का सेशन था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर में हुआ। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में। अभी G7 समिट भी हुआ, इटली में हुआ ये, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य ने गोएम विनामूल्य विज ये जन योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा गोवा ने। देखो गोए, इसका योजना का नाम गोएम से शुरू हो रहा है, गोएम, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि इसका उत्तर गोवा होगा। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए गोवा में ये गोएम विनामूल्य विज ये जन योजना को शुरू किया गया है। इसे अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने लॉन्च किया है। ये योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी हुई है और इसका उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, उसे अपनाना है। देखो गोवा के कैपिटल पणजी होती है और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई।
अच्छा, इसी तरह से कुछ और योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक ये लेटेस्ट हमने पढ़ी थी, वो देखो पहले। लाडका भाऊ योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को महाराष्ट्र ने, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात ने, उपवन योजना उत्तर प्रदेश ने, एक राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना को तेलंगाना ने शुरू किया था। बाकी कुछ और योजनाएं हैं, जैसे कि अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम ने, गृह आधार योजना गोवा ने ही, और प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू की थी, उसका नाम आरोग्य मैत्री है। हर घर गंगा जल कार्यक्रम बिहार ने, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा ने, और क्रेच नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। वन टैप वन ट्री अभियान को उत्तर प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए एक योजना शुरू की थी, कौन सी? मिशन वात्सल्य योजना। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया था, उस अभियान का नाम है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये हरियाणा ने शुरू किया, और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इसे उड़ीसा ने शुरू किया था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो लद्दाख में 2 दिवसीय नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन अभी किया गया, ये इसका चौथा संस्करण था। ये उत्सव लद्दाख की खानाबदोश जनजाति से संबंधित है। ये उत्सव खानाबदोश जनजाति के कल्चर को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अच्छा, नोमैडिक से आपको याद आ रहा होगा एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हमने मनाया अभी, नोमैडिक एलिफेंट उसका नाम है। भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ ये, कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। बात लद्दाख की है, तो लद्दाख के कुछ और फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप याद रखो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बी.डी. मिश्रा हैं। और अभी हमने देखे थे 9 राज्यों में अभी गवर्नर चेंज हुए थे, तो उसमें एक यूनियन टेरिटरी पौडुचेरी का भी याद रखना। पौडुचेरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? के कैलाश नाथन बने हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। बाकी लोसर फेस्टिवल अगर पूछे, हेमिस फेस्टिवल पूछे, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, जांस्कर फेस्टिवल और एक ममानी महोत्सव, ये सब लद्दाख में मनाए जाते हैं। और याद रखना भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा लद्दाख में ही। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, और अगर सेशन को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार इसे शेयर ज़रूर करना। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 31 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पूछा पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने किसके साथ मिलकर के मिश्रित टीम इवेंट में ब्रोंज जीता? तो आंसर होगा सरबजोत सिंह। फिर पूछा इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले सबसे कम उम्र के पैरा तैराक कौन बन गए? तो ये जिया रॉय हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, 16 वर्ष इनकी आयु है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए निकोलस मादुरो इनका नाम है। फिर पूछा 2025 में पुरुष एशिया कप कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे, और 2027 वाले याद रखना वो बांग्लादेश में होंगे। और विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ये 30 जुलाई को मनाया गया। और देश का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम यानी कि भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन अभी दिल्ली में हुआ। फिर पूछा वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वी वेदाचलम को। फिर पूछा टाइम पत्रिका ने अभी 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की यानी कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट जारी की, उसमें कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया? तो 3 को। 3 कौन कौन से हैं ये ज़रा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का नार बुटीक होटल, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री, और मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। फिर पूछा बेल्जियन ग्रैंड प्री 2024 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और आखिरी प्रश्न पूछा जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख नाम की बुक को किसने लिखा? आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।